नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम की खोज डी दुवे ने की थी। ऑप्शन में दो ही मिलेगा। डी दुवे ने की थी। वे हाँ, DUVE ने की थी। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जो झिल्ली से घिरी होती है। जो झिल्ली से घिरी होती है। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जो झिल्ली से घिरी होती है। देख लिए, जी लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण गोल्जिकाय में होता है। जिनका निर्माण गोल्जिकाय में होता है। सर थोड़ा बोर्ड को पास में कर दीजिए ना, नहीं दिख रहा। पाचक जिनका निर्माण गोल्जिकाय में होता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण गोल्जिकाय में होता है। लिख लिए? जी लाइसोसोम यानी एक थैली होती है। लाइसोसोम कैसी होती है? एक थैली होती है। लाइसोसोम जब फटता है लाइसोसोम जब फटता है तो इसमें मौजूद एंजाइम कोशिकांगों को नष्ट करने लगते हैं। कोशिकांगों को नष्ट करने लगते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम कोशिकांगों को नष्ट करने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है।
देख लिए? सुसाइडल व्हीकल या बैग? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, SUICIDE, सुसाइड बैग। लाइसोसोम के कार्य। देखिए लाइसोसोम सर एक लाइसोसोम अंतरकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। अंतरकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। लिख लिए? ये अगला लिखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में बोलते हैं इसको तारकाय। सेंट्रोसोम तारकाय। हाँ देखिए तारकाय की खोज टी बोबेरी टी लिखे हैं टी। टी डॉट ये टी बोबेरी टी बोबेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। टी बोबेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। देखिए तारकाय के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। तारकाय के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। तारकाय के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है।
हम्म देखिए, तारकाय कोशिका विभाजन के समय, तारकाय कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय सर्कुतंतु सर्कुतंतु इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। लिख लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम। ये वो, हाँ सेंट्रोसोम ही है तो ये सेंट्रोसोम ही तो लिख रहे हैं हम लोग। तारकाय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला लिखिए, रसधानियां। रसधानियां, रसधानियां कितना नंबर हुआ ये? 10। रसधानियां दिख रहा है ना बोर्ड? जी। वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, VACUOLES। VACUOLES, वैक्यूल्स। VACUOLES। CUOLES। देखिए, रसधानियां प्रमुखतः पादप कोशिकाओं में मिलता है। रसधानियां प्रमुखतः पादप कोशिकाओं में मिलता है, परंतु कुछ जंतुओं की कोशिकाओं में भी मिलता है। कोशिकाओं में भी मिलता है। इसको सही से कीजिए, 1 मिनट रुकिए। प्रमुखतः पादप कोशिकाओं में मिलता है, परंतु कुछ जंतु, कुछ नहीं लिखना, कुछ जंतुओं की कोशिकाओं में, कुछ काट देना है, परंतु जंतुओं की कोशिकाओं में एक या
दो, एक या दो रसधानियां होती है, परंतु ये जंतुओं सब की काट देना। कोशिकाओं में जंतुओं की कोशिकाओं में एक या दो रसधानियां होती हैं, रसधानियां होती हैं जो छोटी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो छोटी होती हैं। पादप में बड़ी बड़ी होती है, इसमें एक या दो होता है लेकिन छोटी होता है। छोटी रसधानियां होती है जंतु में, पादप में बड़ी रसधानियां होती है। सही हो गया स्टेटमेंट। मुख्यतः रसधानियां पादप कोशिकाओं में मिलता है, परंतु जो जंतु कोशिका में एक या दो रसधानियां होती हैं वह बहुत ही छोटी होती हैं। लिख लिए। रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है, जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं। रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है, जो निर्जीव होते हैं। ठीक है। अगला देखिए केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस। सर टोटल कितना है? बहुत है अभी। सर 11 को तो हो गया, 11वां है। 11 को हो गया, 11 हुआ। अब न्यूक्लियस के अंदर में जितना चीज रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। मेन न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा चीज होता है। न्यूक्लियस, एक मिनट को सीधा करते हैं। केंद्रक, देखिए केंद्रक पहले केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में, केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में हाँ 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए केंद्रक एक गोलाकार संरचना होती है, केंद्रक एक गोलाकार संरचना होती है जो केंद्रक एक गोलाकार संरचना होती है जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है। कोशिका के मध्य में पाया जाता है, कोशिका के बीचों बीच।
गोलाकार संरचना होती है जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है। देखिए, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है जो कोशिका के क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। जो कोशिका कोशिका के क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। जो कोशिका के क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। नोट करके लिखिए एक पॉइंट। डीएनए एक आनुवांशिक तत्व होता है। ये आनुवांशिक गुणों का अर्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक तत्व होता है। किसी को अगर अपने संतान के बारे में पता करना है या माता पिता के बारे में पता करना है तो कौन सा टेस्ट करते हैं? डीएनए टेस्ट। डीएनए से पता चल जाएगा कि किसका संतान है या कौन उसका माता पिता है। देखिए, केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय आवरण होता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय आवरण होता है जो केंद्रकीय तत्व को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। जो केंद्रकीय तत्व को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। केंद्रकीय तत्व को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। क्या बोला? केंद्रकीय आवरण। आवरण मतलब क्या होता है? बाहरी जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है उसको बोलते हैं आवरण। देखिए, केंद्रकीय आवरण दो झिल्लियों का बना होता है। केंद्रकीय आवरण दो झिल्लियों का बना होता है जिसमें छिद्र होते हैं। जिसमें छिद्र होते हैं। केंद्रकीय आवरण दो झिल्लियों का बना होता है जिसमें छिद्र होते हैं। केंद्रकीय आवरण दो झिल्लियों का बना होता है
जिसमें छिद्र होते हैं। देखिए, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है तथा केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, फास्फोरस, केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, फास्फोरस एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पर इतना नीचे ना लिखा है, नहीं दिख रहा। दिख जाएगा। केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, फास्फोरस एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन, फास्फोरस एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, फास्फोरस एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। लिख लिए? देखिए, केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी एक संरचना होती है। केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी एक संरचना होती है। केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी एक संरचना होती है। जिसे जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है या क्रोमैटिन का जाल। जिसे क्रोमैटिन का जाल कहा जाता है। जिसे क्रोमैटिन का जाल कहा जाता है। लिख लिए? देखिए, क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय एक मोटी क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय एक मोटी आकृति बनाती है। एक मोटी आकृति बनाती है। मोती? हाँ, मोटी। एक मोटी आकृति बनाती है, पतली नहीं, मोटी आकृति बनाती है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। जिसे क्रोमोसोम, अब आ गया क्रोमोसोम।
जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमैटिन से क्या बना? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन से क्या बना? क्रोमोसोम। ठीक है, नोट करके लिखिए। क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन प्रोटीन कॉमा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा आरएनए उपस्थित होता है। डीएनए तथा आरएनए उपस्थित होता है या होता है, एक ही बात है, उपस्थित होता है। सर क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए उपस्थित होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। डीएनए आरएनए उपस्थित होता है। लिखिए केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य। क्या होगा केंद्रक का कार्य? नंबर 1, केंद्रक में मौजूद डीएनए, केंद्रक में मौजूद डीएनए आनुवांशिक लक्षणों से संबंध होता है। केंद्रक में मौजूद डीएनए आनुवांशिक लक्षणों से संबंध होता है या संबंधित होता है। आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित होता है। केंद्रक में मौजूद डीएनए आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित होता है। लिख लिए? केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए केंद्रक में मौजूद होता है, जिसे हम लोग आनुवांशिक गुणों का पता करते हैं, और केंद्रक जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का भी निर्माण करता है। आरएनए कहाँ बनता है? केंद्रक में बनता है। आरएनए कहाँ बनता है? केंद्रक में। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, अब 2 शब्द आया नया। एक है यहाँ पे क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम, ठीक है,
और फिर डीएनए और आरएनए का विस्तार से हम लोगों को पढ़ना होगा। क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए, इतना समझ में आया टॉपिक? क्या क्या पढ़े हम लोग आज? सबसे पहले लाइसोसोम, लाइसोसोम का बात किए। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे। डी दुबे ने की। कैसी संरचना होती है? थैलोनुमा संरचना होती है, झिल्ली से घिरी होती है। इसमें पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। पाचक एंजाइम एक झिल्लीनुमा थैली में होता है। जब ये थैली फट जाता है, जब ये थैली फट जाता है तो इसमें मौजूद जो एंजाइम होते हैं वो कोशिकांगों को नष्ट करने लगते हैं। कोशिकांगों को एंजाइम क्या करने लगता है? नष्ट करने लगता है। इसलिए इसलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। जब यह लाइसोसोम की थैली फट जाता है तो इसमें मौजूद एंजाइम कोशिकांगों को नष्ट करने लगता है, और कोशिकांगों को नष्ट करने के कारण ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसका कार्य क्या बताए? अंतर कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक, डाइजेशन में सहायक होता है। अंतर कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक। इसके बाद किसका बात की हम लोग? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारकाय। सेंट्रोसोम का हिंदी क्या होता है? तारकाय। तारकाय की खोज किसने की? टी बोबेरी ने की। कब? 1888 ईस्वी में। तारकाय की खोज किसने की? टी बोबेरी ने की, 1888 ईस्वी में की। इसके अंदर में सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम में पाया जाता है। सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है? सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम में पाया जाता है। किसने खोज की थी? टी बोबेरी। टी बोबेरी। हाँ, अब ये बोल रहा है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो इसमें जो तर्कुतुंत होता है, जिसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। तर्कुतंतु, हिंदी नाम याद नहीं रहे तो इंग्लिश नाम। स्पाइंडल फाइबर का निर्माण किसमें होता है? सेंट्रोसोम में। स्पाइंडल फाइबर का निर्माण किसमें होता है? सेंट्रोसोम में। कब? जब कोशिका विभाजन होता है उस समय। सेंट्रोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नोट करके इसको यहाँ पे लिख लीजिए। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन में हमेशा फंसा देता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। सेंट्रोसोम के बाद हम लोग किसका बात किए? रसधानियों की बात किए, वैक्यूल्स की बात किए। हाँ, वैक्यूल्स जो होता है वो पादप कोशिका में बहुत होता है, बड़ा बड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका में जो होता है वो या तो एक होगा या फिर दो हो सकता है। एक होगा या फिर दो होगा, लेकिन अगर एक होगा भी तो छोटी होगा, बहुत छोटा होता है। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। ठीक है। रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। रसधानी में क्या मिलेगा? कोशिका रस रहेगा। कोशिका रस रहता है, लेकिन ये कैसा होता है? निर्जीव होता है। कोशिका रस कैसा होता है? निर्जीव होता है। उसके बाद हम लोग बात किए केंद्रक का, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब? 1831 ईस्वी में की। कैसा होता है न्यूक्लियस? गोलाकार होता है, गोल होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? गोल होता है, और कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। कोशिका के सेंटर पे पाया जाता है, कोशिका के मध्य में। इसलिए इसको केंद्रक बोले। केंद्र मतलब सेंटर, एकदम बिल्कुल कोशिका के मध्य में पाया जाता है। इसमें और डीएनए पाया जाता है जो क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। क्रियात्मक कार्य मतलब फंक्शनल वर्क। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताए थे ना, सेल होता है। तो क्रियात्मक कार्य का नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक करेगा। जितना भी फंक्शनल वर्क है उसको कौन नियंत्रित करेगा? केंद्रक करेगा।
फिर नोट में क्या लिखा है कि इसमें डीएनए जो पाया जाता है, ये डीएनए कैसा होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक तत्व होता है। डीएनए कैसा तत्व होता है, आनुवांशिक तत्व होता है। डीएनए आनुवांशिक तत्व होता है। फिर बोले जो ये केंद्रक होता है, यह केंद्रकीय आवरण से घिरा होता है, केंद्रकीय आवरण से चारों ओर से घिरा होता है। और इस केंद्रकीय आवरण में केंद्रकीय तत्व और कोशिका द्रव्य जो होता है, उन दोनों के बीच में ये मध्यस्थता करता है, मतलब बांट देता है, अलग अलग कर देता है। केंद्रीय तत्व को और कोशिका द्रव्य को वो क्या करता है, अलग अलग कर देता है। कौन? केंद्र जो आवरण है, झिल्ली है वो, ठीक है, केंद्रकीय आवरण। और केंद्रकीय आवरण किस प्रकार होता है, दो झिल्लियों का बना होता है और उसमें छिद्र होता है। केंद्रकीय आवरण में दो झिल्ली होता है और झिल्लियों में भी बहुत छिद्र होता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तथा द्रव में प्रोटीन और फास्फोरस। इस केंद्रक द्रव्य का नाम लिख लीजिए, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ पूछ देता है। केंद्रक द्रव्य का नाम नोट करके लिखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसका नाम यहाँ पे मिस हो गया है। केंद्रक द्रव्य को क्या नाम दिए हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है और न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाएगा। प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाएगा। इसके बाद बताए कि ये जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी एक संरचना भी होती है। केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमोटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक धागा जैसी संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन क्या करता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय एक मोटी आकृति बनाती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन एक मोटी आकृति का निर्माण करती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। इस मोटी आकृति को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक द्रव्य में जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमोसोम का निर्माण करता है, वो मोटी आकृति होती है। और ये जो क्रोमैटिन है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए उपस्थित होता है। उसके बाद बता दिया कार्य इसका, केंद्रक का दो काम, एक तो उसमें डीएनए है तो आनुवांशिक लक्षणों के से संबंधित काम को करता है। और केंद्रक प्रोटीन क्या करता है, केंद्रक क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का भी निर्माण करता है। आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित डीएनए केंद्रक उसको संबंधित होता है और केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का भी निर्माण करता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आरएनए का निर्माण, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ठीक है सर।